ये बंदा जिसका नाम है इमरान खान अवाम के लिए जिद्दोजहद करना नहीं छोड़ रहा, नहीं हार रहा, नहीं थक रहा, बल्कि ये अपनी अंत तक जिद्दोजहद जारी रखे हुए। अच्छा, मरियम नवाज बार बार एक ही इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं और आपने भी सुना होगा और आज भी उन्होंने कहा है कि जी साबिका हुकूमत में बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। कि अगर आपके पास ये सारी गिमिक्स और ये फेक ऑडियोज ये चीज़ें तो एक तरफ, अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट चीज़ है उन पे तो वो आगे ले आए। किसने रोका है आपको? अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज बात होगी इमरान खान अवाम के लिए कैसी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत मज़ीद महंगाई के लिए पर तोल रही है, हुकूमत बेहिसी का शिकार हो गई और क्यों हो गई है, हुकूमत अपनी मुराद में कमी के लिए तैयार क्यों नहीं है। अच्छा, मरियम ने बनाया अपना मजाक आप और बीजेपी के मुर्दा ज़मीरों का मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कहानी की जानिब। हज़रत लुकमान किसी रईस के ग़ुलाम थे और वो रईस की बहुत खिदमत किया करते थे। अच्छा, रईस का ना मामूल था कि जब भी वो दस्तरखान पर बैठता तो हज़रत लुकमान को भी अपने साथ बिठाता, अपने हाथ से खाना पेश करता। अच्छा, एक दिन रईस ने कहीं से खरबूजा मंगवाया और अपने हाथ से एक काश काट कर हकीम लुकमान को पेश की। हकीम लुकमान ने वो काश खाई तो रईस ने पूछा कि कैसा है। हकीम लुकमान ने जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, आपकी दी हुई चीज़ फीकी कैसे हो सकती है। अच्छा, रईस बड़ा खुश हुआ। जब आखिरी काश बची तो रईस के दिल में ख्याल आया कि इतना मीठा खरबूजा मुझे भी चखना चाहिए। जैसे ही उसने काश मुँह में रखी फ़ौरन थूक दी क्योंकि खरबूजा इंतहाई कड़वा था। रईस बड़ा हैरान हुआ। उसने हकीम लुकमान से पूछा कि हैरत है, आप इतना कड़वा खरबूजा मीठा कह के खाते रहे, क्या वजह थी कि आपने मुझे बताया नहीं कि इतना कड़वा है। हज़रत लुकमान ने सर झुका लिया और आहिस्ता आवाज़ में बोले, आका, मैंने आपके हाथों से दुनिया की शानदार नेमतें खाई हैं। ये पहली नेमत थी जो ज़रा सी कड़वी थी। मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि एक ऐसे शख्स से शिकायत करूं जिसने हमेशा मुझे पहले खिलाया और बहुत अच्छा खिलाया। आका, मैं आपके मेहरबान हाथों से जहर तक खा सकता हूं, तो ये तो कड़वा खरबूजा है, क्या चीज़ है। ये सुनकर रईस की आंखों में आंसू आ गए। अब मैं बात करूं अगर इमरान खान की शख्सियत की, तो उनकी रगों में मुल्क के लिए बेलौस मोहब्बत है, वफादारी खून बनकर दौड़ रही है। और इसकी अहम वजह यह है कि इस मुल्क ने ही इमरान खान को एक वर्ल्ड स्टार क्रिकेटर बनाया, बुलंदी पे पहुंचाया। फिर इमरान खान को इसी मुल्क पाकिस्तान और अवाम ने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी कि उन्होंने अपनी सियासी जमात बना ली और फिर वो एक आला पाए के सियासतदान बने। अपनी मेहनत और मुसलसल जिद्दोजहद के बाद वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। अवाम ने उन्हें हमेशा की तरह बहुत प्यार दिया। इमरान खान ने भी इसका भरपूर तरीके से हक अदा किया। वो वतन और कौम पर कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुल्क और कौम की खातिर बहुत कड़वे घूंट पिए, अपनी हुकूमत गवा दी और अब उनकी जान को संगीन नौयत के खतरात लाहक हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि आपकी जान को खतरा है। लेकिन इसके बावजूद ये बंदा जिसका नाम है इमरान खान अवाम के लिए जिद्दोजहद करना नहीं छोड़ रहा, नहीं हार रहा, नहीं थक रहा, बल्कि ये अपनी अंत तक जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। बल्कि इनका जज्बा अगर मैं कहूँ हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। आप तमाम लोग सेकंड करेंगे, मेरी बात को अग्री करेंगे कि जज्बा बढ़ता चला जा रहा है। ये हर किस्म की सख्तियों का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वाकई आम बंदा नहीं है ये जिसका नाम है इमरान खान। इसका मकसद सिर्फ एक कि ये अपनी कौम को एक अजीम कौम बना सकें। अब इमरान खान ने अवाम को उनमें शऊर बेदार कर दी और यही वजह है कि इमरान खान के हर जलसे में अवाम का समंदर खींचा चला आता है। अच्छा, उनका क्लिप देखिए जिसमें वो अपर दिल की अवाम से खिताब कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा, सुनिएगा। आपने इमरान खान को, वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर अजीब सा खौफ है, अब हुकूमत ली है तो ये जिम्मेदारी भी लें। अच्छा नाज़रीन, अब अवाम को अच्छे से पता है कि उनके हकूक़ क्या हैं और अब वो अपने हकूक़ की जंग इमरान खान के साथ, इमरान खान के संग लड़ रहे हैं और दूसरी जानिब हुकूमती लोग अवाम के गिर्द घेरा तंग करने की कोई लड़ाई लड़ रहे हैं। अब इन लोगों को दावा तो तजर्बाकारी का था कि हम बड़े एक्सपीरियंसड हैं, हमारा बड़ा तजर्बा है, हम आएंगे तो यूँ महंगाई ख़त्म होगी, बस इमरान खान घर चला जाएगा तो ये हो जाएगा, हम आ जाएंगे दूध शहद की नहरें बह जाएंगी। लेकिन ये लोग नालायकी की सारी हदें पार कर चुके हैं, प्रैक्टिकली साबित कर चुके, कुछ नहीं आता इनको, ये ज़ीरो है, सिफर है, अंडा है। शेख रशीद साहब भी इनकी नालायकी की जो सारी हदें पार कर चुके हैं उस पर खुल के अपनी राय का इजहार करें। ज़रा सुनिएगा शेख साहब की ज़बानी। अपने शेख साहब को कहते हैं कि जी हुकूमत के साथ इसी सूरत कोई भी बात नहीं हो सकती है जब तक वो नए इंतखाबात का ऐलान नहीं करती है। नए इंतखाबात ही हमारी शर्त है, वरना हुकूमत से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। अच्छा, शेख साहब ने ये बात हुकूमत के जो ग्रैंड डायलॉग की पेशकश है उसके तनाजुर में की है।
जिसमें तहरीक इंसाफ ने शमूलियत करने से आपको पता है कि साफ साफ इनकार कर दिया है। अब नाज़रीन गौरतलब बात यहाँ पे ये ज़रा गौर कीजिएगा कि हुकूमत ने ये जो ग्रैंड डायलॉग की बात है ये ऐसे वक्त में की है जब ये हुकूमत मईशत को संभालने में बुरे तरीके से नाकाम हो चुकी है। इसी को कहते हैं ना बुरे तरीके से नाकाम होना, और अब इसको डायलॉग करना याद आ गया। इसीलिए शेख रशीद साहब ये बात बड़े यकीन के साथ कह रहे हैं कि हुकूमत को बजट पेश करने दें, उसके बाद अवाम इनका जीना मुश्किल कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत अवाम की सांसें तंग करने की कोशिश कर रही है। और मिफ्ता इस्माइल साहब जो ख़ुद को बड़ा, मैं क्या कहूँ, बड़ा एक्सपीरियंस, तजुर्बाकार, काबिल तरीन वज़ीर ख़जाना समझते हैं, लेकिन उनकी काबिलियत की सारी, मैं कहती हूँ, कलई उस वक्त खुल गई जब से ये जो हुकूमत है इनको मिली है। अब मिफ्ता साहब क्या कहते हैं, अगर जी आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ी है तो फिर हुकूमत के पास नुकसान बर्दाश्त करने के पैसे नहीं है। अब मेरा एक सवाल है, अगर मिफ्ता साहब आपने सिर्फ ये बेबसी का नोहा ही पढ़ना था तो क्यों आप लोगों को जल्दी थी हुकूमती कुर्सियों पर के बैठने की? हुकूमत में क्यों आए थे बेबसी के नोहे पढ़ने के लिए? तो उनको पढ़ने देते, उन पे दिन रात तनकीद करते थे आप। जब आपने भी बेबसी के नोहे पढ़ने हैं तो उनको चलाने देते ना, आराम से अपनी बारी का इंतजार करते। इलेक्शन होता, अगर आप लोगों को आवाम इलेक्ट करती तो आप लोग आके बैठ जाते कुर्सियों पे। बड़ी जल्दी थी आपको उनको उतार के खुद बैठने की कुर्सियों पे। अब आप बैठ के बेबसी के, लाचारी के नोहे पढ़ रहे हैं, और फिर जो बचा हुआ मलबा होता है सारा उन पर गिरा देते कि पीटीआई की हुकूमत ये करके चली गई, वो करके चली गई। और फिर हुकूमत लेने की आपको जल्दी थी बहुत ज़्यादा। आप लोगों से तो मतलब घंटों की बुनियाद पर इंतजार नहीं हो रहा था। पता नहीं किस बात की जल्दी थी आप लोगों को। आप लोग सिर्फ दावे बड़े बड़े करते रहे, दर हकीकत अवाम को धोखा देते रहे। अब आपके पल्ले कुछ नहीं है। अब एक और सवाल है, ये हुकूमत बड़ी बातें किया करती थी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, चुटकी बजा के ये कर देंगे, बस इमरान खान चला गया घर तो ये कर देंगे, हम आ गए तो अगले दिन ये हो जाएगा, घंटों में ये हो जाएगा, दिन भी क्या। अब क्या किया, प्रैक्टिकली क्या किया, अमली तौर पे क्या किया आप लोगों ने? यकीन जाने, मैं दिल पे हाथ रख के कहती हूँ कि जो मैं ये तमाम बातें कर रही हूँ, जितने नाजरीन मुझे सुन रहे हैं, अवाम, जितने लोग इस टाइम पर, ये उनके दिल की आवाज़ है, मेरे दिल से निकल रही है। 16 जमातें इस हुकूमत में शामिल हैं, 16 जमातें, सोचे ज़रा। लेकिन मिल कर भी ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं कख नहीं करन दे, कुछ नहीं हो रहा ना कोलों, ये कुछ नहीं कर पा रहे। 16 जमातें मिलकर भी मुल्क नहीं चला सके। या फिर ये लोग, अगर मैं कहूँ कि मुल्क को चलाना ही नहीं चाहते, बल्कि अपना आप बचाना चाहते हैं। वो जो मैं अक्सर कहती हूँ प्रोग्राम में कि आते ही सबसे पहला काम क्या करते हैं, अवाम को खुडे लाइन लगाते हैं, कॉर्नर करते हैं, और अपने अपने उल्लू सीधे करने के लिए एक्टिव हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अब शायद ये कुछ करना ही नहीं चाहते और हमेशा की तरह अपने अपने उल्लू सीधा करना चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये अवाम के दिल की आवाज़ है जो मैं सुना रही हूँ आप सब लोगों को, जो घर बैठ के लोग बातें करते हैं आप लोगों के बारे में, आपको भी पता है। अच्छा, इसका जवाब ज़रा एक और मैं देना चाहूँगी। हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ करने की बजाय अपने लिए बहुत कुछ किया। जैसा कि मैं बात करती हूँ ना, कैसे, सुनिएगा ज़रा। आइंदा इंतखाबात में शिकस्त से बचने के लिए क्या किया? सबसे पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का हक छीना इन्होंने। धांधली की बंद होती जो रहा है उसको दोबारा बहाल करने के लिए इन्होंने ईवीएम मशीन के इस्तेमाल को ख़त्म कर दिया। और सबको पता था आते इन्होंने सब कुछ करना है। और क्यों किया हुकूमत ने ऐसा, ये सब जानते हैं, और सिर्फ जानते नहीं हैं, अच्छे से जानते हैं। हुकूमत ने सब इसलिए किया क्योंकि इन्हें भी ये बात अच्छे से पता थी कि इनकी नाअहली और इनकी बदनीयती अवाम पर खुल चुकी है, अश्कार हो चुकी है। इसीलिए इन्होंने आइंदा इंतखाबात में अपनी जो मुमकिना बदतरीन शिकस्त से बचने के लिए ये इकदाम आते उठाए। इन्होंने उठाने थे, पता था सबसे पहले आके ये काम करेंगे, और किए उन्होंने। अब इसके अलावा नैब कवानीन, उसमें भी अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक तरामीम की, ताकि बच्चा जानता है ये आसानी से अपनी करप्शन को बचा सकें और अपनी करप्शन की अलमनाक दास्तानों पर किसी तरह पर्दा डाल सकें। इसके अलावा इन्होंने पंजाब की सारी ब्यूरोक्रेसी अपनी मन मर्जी से मेरिट की जो धज्जियाँ उड़ाते हुए तब्दील कर डाली। फिर इसी तरह FIA में भी शहबाज शरीफ साहब ने अपनी मन मर्जी के तबादले करना चाहे, लेकिन वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, जिसने बर वक्त नोटिस दिया और शहबाज शरीफ को तकर्रियों तबादलों से रोक दिया, वरना ये अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसकी वारदात को भी छुपा लेते। अच्छा, मरियम भी झूठ का सहारा लेकर बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन छुपा नहीं पाती हैं, बल्कि उल्टा मज़ीद मुश्किल में फंस जाती हैं। सुनिएगा, देखिएगा। मरियम को मैं सुन रही थी, पहले तो नाज़रीन दिल पर हाथ रख कर बताइए कि किस किस को मरियम किस बात पे यकीन है कि हमने भी यहाँ रहना है और हमारी अगली नस्लों ने भी यहाँ पर रहना है। आपको लगता है कि बिल्कुल इन्होंने यहीं पे रहना है? जब तक इक़्तिदार की कुर्सियाँ आपके पास होती हैं, हालात आपकी फेवर में, तो तब तक आपने यहाँ रहना होता है, वरना आप लोगों ने कहाँ रहना होता है, सबको पता है अच्छे तरीके से। और इसको कहते हैं इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना। मतलब मैं एक चीज़ पर इनकी दाद देती हूँ कि ये बड़े कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है। देखिए चेहरे के तासुरात,
ये भी एक आर्ट होती है, हर बंदे के पास नहीं होती है। अच्छा, कहती थी अवाम का मैंडेट लेकर आने वाली हुकूमत को चलने नहीं दिया जा रहा, मरियम साहिबा ये कह रही हैं। पहले ये मरियम कहा करती थी हम पिछली हुकूमत का बोझ क्यों उठाएं, और अब बोझ उठा लिया तो फिर बर्दाश्त करें। लेकिन मैं मरियम साहिबा की इत्तला के लिए अर्ज करती चलूँ कि ये आप लोगों की बेहिस्सी का बोझ है, और इसकी वजह से अवाम आज इस हाल में पहुंच गए। बोझ तो बेचारी अवाम ने उठाया हुआ है आप लोगों का। मरियम ये भी कहती हैं कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो उस वक्त मुल्क की ग्रोथ रेट क्या थी? 6% थी, 6% थी। अगर ऐसा था तो फिर हम पर ये जो FATF में ब्लैक लिस्ट होने की तलवार थी क्यों लटक रही थी? तो फिर मुल्क क्यों दिवालिया होने के करीब पहुंच गया था, जिसको इमरान खान ने बाल बाल डिफॉल्ट होने से बचाया? अच्छा, मरियम अपनी मीडिया टॉक में एक और बड़ी अजीब सी बात करती हैं, वो भी बड़ी ढिठाई के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, कि जी नवाज शरीफ के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी। अब मैं इस पर क्या कहूँ मरियम साहिबा, इतने साल हुकूमत करने के बावजूद भी नवाज शरीफ को जादू की छड़ी नहीं मिली। चले जादू की छड़ी ना सही, तजर्बाकारी तो हाथ में थी ना। अब वो कहाँ गई सारी तजर्बाकारी जो सिर्फ और सिर्फ करप्शन की दास्तानों में नजर आती है? अब मुझे नहीं पता ये हुकूमती लोग किस चीज़ को अपनी तजर्बाकारी कहते हैं, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि इनकी तजर्बाकारी सिर्फ मुल्क की बर्बादी में है। अब इन लोगों के खुद मुल्क चलाने के इरादे नहीं हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं कि मुल्क को चलने दें। अगर आप लोग मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं तो फिर अपनी शाह खर्चियों को तो कंट्रोल करें ना, अल्लाह के बंदो। अगर नीयत साफ हो ना, अगर आप लोगों की नीयत साफ हो तो फिर अब भी मेरे ख्याल से कुछ मुश्किल नहीं है, हम पाकिस्तान को मुआशी बनाने से निकालने में कामयाब हो सकते हैं। बात होती नीयत की, लेकिन इसके लिए शर्त है कि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए, नीयत साफ़ होनी चाहिए। हमारे रहबरों के पास जहर खाने को तो पैसे नहीं हैं, लेकिन गैर ज़रूरी मुल्क के दौर जो गैर मुल्की दौरे हैं ये पता नहीं कैसे कर लेते हैं, इश्तिहारबाजियाँ पता नहीं कैसे कर लेते हैं। उसको फिर जस्टिफाई करते हैं कि हमारी मर्ज़ी, हम जो इश्तिहार देना चाहें, जो हमें बेहतर लगे, मतलब अपनी भरपूर मरात इंजॉय करने के लिए बेदरीग पैसा है, वैसे जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। जहां आवाम का मामला होता है वहां जेब खाली होने का शोर मचाना शुरू कर दिया जाता है। इसको ड्रामा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ड्रामा बनी फिल्में चलाई हुई हैं पूरी। अब आप देखें ज़रा, हुकूमती वज़रा, मुशीर, सरकारी अफसरान को करोड़ों अरबों का पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है। अब खबर के मुताबिक ज़रा सुनते जाइएगा, इस वक्त ऐवान सदर की गाड़ियों की जो सालाना खर्चा है जी वो है जी 70 लाख रुपए। सुनते जाइएगा ज़रा, अगर पेट्रोल की मद में 40% कटौती की जाए तो फिर 28 लाख रुपए की बचत हो सकती है। ऐसा ही है। अब इसी तरह वज़ीर आज़म हाउस की जो गाड़ियाँ हैं उनका जो सालाना खर्चा है वो 2,08,78,000 रुपये मुख्तस किया गया है। और ज़राए के मुताबिक अगर पेट्रोल में 40% कटौती की जाए तो 83,51,200 रुपये की बचत की जा सकती है। अब इसी तरह वफाकी काबीना के वज़रा और वज़रा मुमलिकत के लिए 6,83,000 रुपये का सालाना पेट्रोल मुख्तस होता है। अगर पेट्रोल में 40% कमी की जाए तो 2,64,00,000 रुपए की बचत हो सकती है। अच्छा, एक और बात ज़राए का ये भी बताना है कि वज़ीर आज़म के मुशीरान के लिए 1,02,85,000 रुपये का पेट्रोल मुख्तस होता है। अगर पेट्रोल में 40% कमी की गई तो 41,14,000 रुपये की बचत को मुमकिन बनाया जा सकता है। अच्छा, ज़राए ने यह भी बताया, सुने ज़रा, कि कौमी असम्बली के मुलाजिमीन का पेट्रोल का सालाना खर्चा इस वक्त 1,25,25,23,000 रुपये है। अगर पेट्रोल में 40% कटौती की जाए तो 50,01,09,000 रुपए से ज्यादा की बचत की जा सकती है। फिर इसी तरह सेनेट ऑफ पाकिस्तान का सालाना पेट्रोल का खर्चा 40,41,30,000 रुपए है। अगर यहाँ भी पेट्रोल में 40% कटौती की गई तो 16,16,52,000 रुपए की बचत को यकीनी बनाया जा सकता है। ज़राए का यह भी बताना है कि वफाकी हुकूमत के अफसरान, मुलाजमीन, ओहदेदारान माहाना 1 अरब रुपए तक का पेट्रोल मुफ्त इस्तेमाल कर रहे हैं और वफाकी हुकूमत के अफसरान औसत 360 लीटर फ़ीकस तक मुफ्त पेट्रोल लेते हैं। तमाम वफाकी वजारतों और जो डिवीजन्स के स्केल 16 के मुलाजमीन हैं वो भी मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और बाज़ महकमों में 12 ग्रेड के मुलाजमीन भी मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, मुफ्त। अब इसी तरह खबर के मुताबिक जो मोनेटाइजेशन इसके नाम पर जो विफाकी अफसरान हैं उनको कह लें कि औने पौने दामों जो कीमती गाड़ियाँ हैं वो दी जाती हैं और गाड़ियों के साथ साथ उन्हें 65,000 रुपये से 95,000 रुपये तक महाना अलाउंस भी दिया जाता है। और ये जो अलाउंस का सिलसिला है ये 2015 से जारी है, जबकि जो अफसरान है वो जो गाड़ी होती है, अलाउंसेज होते हैं, इसके बावजूद सरकारी पेट्रोल गाड़ियाँ ड्राइवर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये जो अफसरान हैं इन्होंने जो सरकारी मरात हैं इस्तेमाल ना करने का हलफनामा भी दे रखा है। अच्छा, इसके अलावा सरकारी जो पेट्रोल है या वसाइल है उसके इस्तेमाल पर जो मुतादिद ऑडिट एतराज़ात हैं वो भी ज़ेर इल्तवा हैं। सिर्फ यही नहीं है, विफाकी काबीना के वज़रा लामहदूद पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। विफाकी महकमों में चलने वाली गाड़ियों को भी लामहदूद पेट्रोल फराहम किया जाता है। ज़रा ये भी बताते हैं कि जी जो MP1 ग्रेड के तमाम अफसरान हैं
उनके पैकेज में भी पेट्रोल शामिल होता है। सुनते जाएं, अब देखें इन अदादोशुमार हुए और समझते हुए ये अंदाज़ा लगाना मेरे ख्याल से किसी भी पाकिस्तानी के लिए मुश्किल नहीं होगा, जितने लोगों ने तमाम ने ये देखा समझा, मुश्किल नहीं होगा आपके लिए कि हुकूमत, अगर मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बेहिस है, बेहिसी का शिकार है। अपने तमाम मज़े, अपने तमाम मराद को कम करने को कोई तैयार नहीं है। अवाम चाहे भूखा ही क्यों ना मर जाएं, अगर इनकी दी गई जो मराद है इनमें कटौती की जाए तो बहुत हद तक पैसे को बचाया जा सकता है और इस बचाई गई रकम को अवाम की भलाई पर खर्च किया जा सकता है। लेकिन वही बात जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में की, नीयत, अगर नीयत हो तो नीयत ही नहीं है इनकी। अच्छा, जो हुकूमती वुज़रा हैं, मुशीर हैं, सरकारी अफसरान हैं, इनको करोड़ों अरबों का पेट्रोल मुफ्त दिया जाता है इस पर। और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम दोस्त है या मुफाद परस्त है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत अच्छी है या इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी, इन सवालात का जवाब हमने अवाम से तलाश करने की कोशिश की। हमारा सेगमेंट है बोल अवाम बोल, ज़रा देखिएगा। जो मुशीरों को पेट्रोल मिल रहा है, वज़ीरों को, उनकी कटौती होनी चाहिए बिल्कुल। हम अपना पेट्रोल लेते हैं, वो भी तनख्वाहदार अपना पेट्रोल लें, काहे के लिए मराद काहे के लिए देते हैं उनको। 10-10 लाख रुपया जो है ना इनके पेट्रोल में जाता है और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं, तो ये तो बंद होना चाहिए। ये पैसे जो है ना आवाम पे खर्च करना चाहिए इनको। जब वो जेब से डलवाएंगे तो पता चलेगा कि पेट्रोल कितना महंगा मिल रहा है एक आम आदमी के लिए। हर चीज़ में हम लोग को तबाह किया है, पेट्रोल महंगा है। पहले बाइक पे आके जाते थे, अभी पैदल घर पे आके जा रहे हैं सर। कि इमरान खान की हुकूमत बहुत छे जल्दी पे सी, ये जो अपोर्टेड आए है ना, इन्होंने तो मुल्क का बेड़ा ही गर्क कर दिता, मुल्क को बिठाता, मुल्क को लै बैठे ने। मैंने सब हुकूमतों को देखा है, 52 साल मेरी उम्र है, जितनी अच्छी इमरान खान की हुकूमत चली है, हमने वोट भी इसको नहीं दिया था, ये भी मैं मियाँ साहब को दिया था। सबसे बेस्ट जो हुकूमत है गवर्नमेंट है इमरान खान। जो इमरान खान की हुकूमत थी उसने हमें सर उठाकर जीना सिखाया था। इमरान खान वेल एंड गुड है, हमें ये चोरों की जो इम्पोर्टेड हुकूमत है हम इसे नहीं मानते। इमरान खान की गवर्नमेंट जो आम दोस्त थी, मुल्क के लिए बेहतरीन लीडर था, वो उसको आना चाहिए दोबारा। अच्छा, मैं बात करना चाहूँगी, आपने अवाम की राय तो जान ली। अच्छा, पड़ोसी मुल्क की मैं बात करना चाहूँगी। इंतशार फितने की सियासत को हवा देता चला जा रहा है पड़ोसी मुल्क। बीजेपी जो मज़हब के नाम पर फसाद बर्पा करती है, उसने एक बार फिर से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। बीजेपी के रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयान दिए गए, मुसलमानों को जानबूझकर मुश्तिल करने की कोशिश की गई। बीजेपी के तर्जुमान की जानिब से गुस्ताखाना बयान पर पूरी दुनिया में शदीद रद्द-ए-अमल आने के बाद भारत की हुक्मरान जमात घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। मुसलमानों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल, गम और गुस्सा देखने के बाद बीजेपी ने अपनी तर्जुमान को मुअत्तल कर दिया है, जबकि एक और रहनुमा को पार्टी से निकाल दिया है। अच्छा, भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के तर्जुमान नुपुर शर्मा को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से मुअत्तल कर दिया गया, जबकि एक और रहनुमा है जिसको पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया गया। अब भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर भारत और बैरून मुल्क जो है गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, जबकि अरब ममालिक में बायकॉट इंडिया मुहिम भी चल पड़ी है। यानी सब ने वाज़े अल्फाज में भारत से कह दिया, बीजेपी से कह दिया कि आप बहस नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक से इनकार और हुकूमत इंतखाबात का ऐलान करेगी तो बातचीत होगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने कहें कि वाज़े पैगाम दे दिया और कहते हैं ना झूठ के पाँव नहीं होते हैं। मलिक रियाज की बेटी से जो मंसूब ऑडियो कॉल है वो झूठी निकली है और बोल जाली जो ऑडियो कॉल है उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सामने ले आया है। जाली ऑडियो कॉल में जो गुफ्तगू है उसमें कोई रब्त नहीं था। अब नाज़रीन एक सवाल पैदा होता है, आप तमाम लोगों के जहनों में आ रहा होगा जो इस टाइम पर प्रोग्राम देख रहे हैं, कि सिर्फ एक ही शख्स को किरदार बनाकर सामने क्यों लाया जा रहा है बार बार। इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत से सवालात हैं जिनका बॉल में फेंकूंगी कोर्ट में। मैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साबिक़ मामले ख़ुसूसी और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ जुल्फ़ी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जुल्फ़ी साहब सबसे पहले मैं मईशत की बात करना चाहूँगी, क्योंकि मईशत के हवाले से जब ये PDM इत्तेहाद बना था, जो भी मेहमान आते हैं मैं आजकल ज़रूर पूछती हूँ कि बड़ा ये रोला मचाया था उन्होंने, PDM में गैर फितरी सा इत्तेहाद बना था, महंगाई की इनको बड़ी बेचैनी थी, बड़ी परेशानी थी कि आप लोगों ने तो महंगाई की वजह से लोगों का जीना दूभर किया हुआ है। जब खुद आए तो फिर उन्होंने क्या हाल किया महंगाई का, मईशत को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, पेट्रोल गैस बिजली सब कुछ महंगा है, मईशत इनसे यानी नहीं चल रही, वाजे हो गया। अच्छा, फिर जो साजिश करने वाले हैं इन्होंने ये नहीं सोचा था कि ऐसी हुकूमत कितने दिन चलेगी, कोई होमवर्क नहीं था? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल कोई होमवर्क नहीं था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये कितने नाअहल हैं।
हमारी हुकूमत में जब कोविड भी हुआ था, दुनिया में पूरी जगह कोरोना फैला हुआ था, मुल्क और आधी से ज़्यादा दुनिया, ज़्यादातर दुनिया बल्कि बंद हो चुकी थी, सप्लाई चेन के इश्यूज़ थे, उसके बावजूद भी वो शोर करते थे हमारे 12% इन्फ्लेशन जो दुनिया भर से आ रही थी। अब इनको तो नज़र आ रहा है कि ये तो 30% पे जा रहे हैं इन्फ्लेशन पे, 40% इन्हें पेट्रोल महंगा कर दिया है। मतलब अभी तो मतलब पाकिस्तान के सारे तबके उनको बड़ा बर्डन है उनके ऊपर। तो बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई समझ नहीं थी। एक इंसान की ख्वाहिश थी प्राइम मिनिस्टर बनने की और उसने सोचा कि मुल्क का जो भी बेड़ा गर्क हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस एक दफ़ा ये शेरवानी पहन लूँ, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, बाकी सब खैर है, अपनी नैब के केसेस ख़त्म कर दूँ, अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना दूँ, और इसके अलावा और कोई सोच नहीं थी इसमें। लेकिन अगर देखा जाए जुल्फ़ी, आप ये देखिए जुल्फ़ी बुखारी साहब के एक और भी तो उन्होंने रिस्क लिया ना, कि अब ज़ाहिरी बात है फ्रंट पर ये हैं पीपल्स पार्टी, तो आप देखें जरदारी साहब को ऐसे नहीं कहा जाता कि स्मार्ट मूव के माहिर हैं, वो तो बस पीछे खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। फ्रंट पर ये लोग हैं नून लीग वाले, खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब, ये हमजा शहबाज की अपने बात की, तो आगे ये इलेक्शन कितना भी डिले कर दें, इलेक्शन में बहरहाल इनको जाना है, तो ये अपना वोट बैंक कितना मुतासर करेंगे। अब ये मईशत और महंगाई आपके सामने है, तो अवाम तो इन पर सीख पा हो रही है, नाराज़ नाला तो छोटा एक लफ्ज़ है, सीख पाए अवाम। देखें, जो इनका वोट बैंक था जी, जो पुराना चलता आ रहा था, वोट बैंक को भी अगर आप बड़ा करीबी स्टडी करें तो उनका वोट बैंक कभी बड़ा नहीं है। जो पुराना वोट बैंक नवाज शरीफ ने 92 से लेके आगे बनाते गए, वो ही वोट बैंक चलता आ रहा है, लेकिन छोटा होता जा रहा है, मिनिमाइज होता जा रहा है। वहाँ भी आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिवीज़न है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो हुकूमत चाहते नहीं थे, वो कह रहे थे अपने भाई को यार शेरवानी कभी और किसी दिन पहन लेना, आप आज ना करो, जो रह गया है वोट हमारा वो भी तबाह हो जाएगा। इसलिए लेकिन इनको अपनी फिक्र थी, तो ये तो वाकई नहीं चाहते थे। इसाक कुछ और कहते हैं वहाँ से, और मिफ्ता इस्माइल साहब यहाँ कुछ और कहते हैं, तो इनमें सारी डिवीज़न आई हुई है, और वोट बैंक का भी ये हाल है। और इंशाल्लाह जो आने वाले इलेक्शंस हैं इन 20 सीटों पे, उसमें रिज़ल्ट आपको सामने आ जाएगा कि सारी रुकावटों के बावजूद, सारे सिस्टम को अपने मुताबिक बनाने के भी बावजूद, एडमिनिस्ट्रेशन होगी, बाकी चीज़ें भी, फिर भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस अक्सरियत से हारेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, अच्छा अक्सरियत से हारेंगे, लेकिन उसके लिए तो फिर जुल्फ़ी बुखारी साहब इलेक्शन में जाना ज़रूरी है। लेकिन अब ये जो हुकूमत है तो बाज़िद है, ये जिससे कहते हैं ना बड़ा ज़िद्दी बच्चा, स्टबन बने हुए हैं कि जी अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। जी 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 जी, अपनी मुद्दत वो कहते हैं हमने पूरी करनी है, और आप लोगों के कहने पर जल्द इंतखाबात का ऐलान वो कह रहे हैं हम नहीं करेंगे। अब इन हालात में तहरीक इंसाफ अब क्या सोच रही है, आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखें, जो सबसे बेस्ट बात है कि हमें कोई इतनी इन डेप्थ स्ट्रैटेजी बनानी नहीं है, क्योंकि ये हर दिन अपने आप को मुसीबत डालते हैं। हर दिन जो गुजरता है इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही मुश्किल हो रहा है हुकूमत करते हुए। जहाँ तक बात इनकी पूरी टर्म पूरी करने की है जी, आपने भी देखा होगा डॉक्टर साहिबा कि आसिफ ख्वाजा साहब का भी स्टेटमेंट था पहले कि अगर ये लॉन्ग मार्च ना कॉल करते तो हम वैसे ही इस्तीफ़े दे रहे थे और असेंबलीज डिज़ोल्व कर रहे थे। तो ये तो अपनी मैच से भी नहीं निकल सके। इन्हें खान साहब ने लॉन्ग मार्च, ये मार्च डिक्लेयर कर दिया, अनाउंस किया, तो इन्हें बोला कि अब हम हुकूमत रखेंगे ज़िद में। तो ये तो ज़िद है इनकी, उनको खुद भी पता है कि ये नहीं चला सक रहे। इन्हें खुद मतलब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग के, नून के ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम वैसे ही असेंबलीज डिज़ोल्व करने वाले थे, लेकिन क्योंकि इनने अब बोला है और मार्च कर रहे हैं तो इसलिए हम नहीं कर रहे। तो ये तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि इनको खुद पता है कि ये हुकूमत नहीं चला सकते। तो ये प्रेशर बिल्ड होता जा रहा है। आखिरी जो किक होगी, जो खान साहब इंशाल्लाह बहुत जल्द अनाउंस करेंगे, वो इस महंगाई, इस बैड गवर्नेंस और ये इम्पोर्टेड हुकूमत और ये जो साजिश थी सारी, इसको पूरा एक कंबाइन करके खान साहब ये बॉल फेंकेंगे बहुत जल्द। सही। अच्छा जुल्फ़ी बुखारी साहब, ये ज़रा बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट से जब तक कोई वाज़ेह हदायत नहीं आ जाती है, कोई क्लियर, तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है क्या वो मौखिर ही रहेगा? जी बिल्कुल, देखें इसमें चेंजेस आ सकती हैं लॉजिस्टिकली कि क्या एग्जैक्ट प्लानिंग होगी। मार्च होगा, धरना होगा, यहीं से लोग निकलेंगे, क्या अलग अलग शहर बंद करेंगे,
इसमें लॉजिस्टिकल प्लानिंग डिबेटिंग चल रही है, लेकिन होगा अवाम को साथ लेते हुए। तो इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स अभी तक खान साहब डिटर्मिन कर रहे हैं, लेकिन होगा ऐसा ही कुछ। सही जी। अच्छा जी, ये जो पहले जब आप लोगों ने धरना देना था, लॉन्ग मार्च के लिए निकले थे, तो जिस तरह ये हुकूमत ने कंट्रोल किया, प्रेशर में आए और शेलिंग की गई, ख़वातीन भी, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो पे तमाम लोगों ने बड़ा कमेंट्स किए, बड़ा बुरा लगा कि इतनी एक खातून जिसकी उम्र भी इस तरह है और उन्होंने कोविड के लिए कितना काम किया था, इतनी रिस्पेक्टेबल खातून है वो, मतलब उनको नहीं छोड़ा जा रहा था, बदतमीज़ी की जा रही थी सड़कों पर, जो सूरत हाल आपके सामने है। अच्छा, उसके बहुत से लोग ऐसे जो आपके नाक़दीन हैं, जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बात करके बड़ी खुशी महसूस करते हैं, उनका ये कहना था, उनकी राय के मुताबिक लोग निकले ही नहीं बाहर। ये दावे थे कि लोगों का समंदर उमड़ आएगा, लोग तो निकले ही नहीं। और दूसरी तरफ से जो एक इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ से भी आती रही और बहुत से लोग जो वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे थे, हमारे भी 2-3 एंकर्स, वो बता रहे थे कि लोग निकले थे, लोग बल्कि नाराज़ थे कि ये धरना क्यों नहीं दिया गया, इमरान खान साहब ने क्यों कह दिया कि दिन दे दिया, 6 दिन दे दिए, क्यों इन्होंने एक टाइम बता दिया कि हम 6 दिन बाद आ जाएंगे। तो लोग बल्कि नाराज़ हो रहे थे। आज ज़रा क्लियर कीजिएगा कि जो लोग आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि लोग डर गए थे, लोग गए ही नहीं थे, तो इमरान खान साहब ने उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कि मज़ीद इंतशार में ना बदल जाए, लोगों को वापस जाने का कह दिया। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि खाली 1 मिनट सब अपना थोड़ा सा लॉजिक और दिमाग इस्तेमाल करें। अगर हम 2 मिनट 1 सेकंड के लिए भी मान लेते हैं कि लोग नहीं निकले, तो ठीक है, मैं अगर 1 मिनट के लिए उनके साथ अग्री करता हूँ कि लोग नहीं अगर निकले, तो फिर इसका मतलब है कि उन खान साहब ने और उनके काफ़िले ने सारे रुकावटें, तशद्दुद, जुल्म जो हुआ था, वो बहुत कम लोगों के साथ शिकस्त दे के पार होके इस्लामाबाद पहुँचे हैं। इसका मतलब है कि सारे कंटेनर्स, टेयर गैस, रबर पैलेट्स, बुलेट्स, हर चीज़ जो इस्तेमाल की गई, लोग फौत हुए, ये बग़ैर आवाम के हमने सब कुछ किया और फिर भी यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो अगर ये बात है तो फिर इनकी बहुत ही नाअहली है, और इसका मतलब है कि हमें इतनी कोई ज़रूरत ही नहीं है शहर बंद करने के लिए इतने लोगों की, क्योंकि हमने इतनी कम तादाद में कर दी थी, वैसे ही कर दिया था जैसे कि ये कह रहे हैं। तो या तो पहले तो ये डिसाइड करें कि कम लोगों से ने ये सारी चीज़ें पार कर दी। दूसरी चीज़ कि जब खान साहब यहाँ पहुँचे थे, मैं ये वाज़ेह तौर पर कह दूँ, देखें एक वजह है कि एक ही लीडर बनता है और एक वजह है कि एक ही इमरान खान है। मैं अपने अगर जज्बात से सोचूं, मैं बोलूं कि मैं भी पिछले 1 दिन से टेयर गैस खा रहा था, मेरे लोग भी जो साथ थे वो खा रहे थे। इस्लामाबाद से दूसरे दिन, पहले दिन 2 बजे से शेलिंग हो रही थी। जज्बात ये थे कि हम वहीं रहें और खान साहब आएँ अपने काफ़िले के साथ और हम डट के मुकाबला करें, ये जज्बात है। लेकिन जो अक्ल है, एक लीडर जो होता है वो अपने जज्बात कंट्रोल करता है अपने अक्ल से, अपनी मैं से बाहर निकल आता है, गुरूर से बाहर निकल आता है कि अगर मैं बोलूं कि मैंने बोला था कि मैं वहीं रुकूंगा जब तक इलेक्शन डेट ना हुई, तो अब मैं वही होगा, जो मर्जी हो मेरी आवाम की, जो मर्जी हो मेरे लोगों की। इसलिए वो लीडर हैं, इसलिए हम लीडर उस मुकाम के लीडर नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उस पर बढ़ के सोचा कि पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान की आवाम का क्या होगा, क्या मेरी एक बात इतनी अहमियत रखती है कि 10 खुदा न खास्ता और शहादतें हो जाएं, फौत हो जाए, लोग इंजर्ड हो जाएं, ये क्या, कौन सी चीज़ में ज़्यादा वज़न है। तो एक लीडर अपने जज्बात को काबू करते हुए अपनी अक्ल इस्तेमाल करते हैं और विजन इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो इमरान खान है और वो उन्हें उस दिन इस्तेमाल किया। अगर ये समझते हैं कि ये इनकी कमज़ोरी है तो उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर ये समझते हैं कि अगर कम तादाद थी, जैसे कि ये कह रहे हैं, फिर भी हम हर चीज़ पार करके पहुंच गए हैं, तो सोचे जिस दिन ज़्यादा तादाद होगी उस दिन फिर ये क्या करेंगे। अच्छा जुल्फी साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। नाज़रीन, जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद है। जी, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। जुल्फी बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जुल्फी साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। प्रोपेगेंडे के लिए बार बार एक शख्स का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका नाम है जी मलिक रियाज साहब, और सिर्फ एक ही शख्स को किरदार बना के सामने लाया जा रहा है। आपको क्या समझ आती है, आप क्या समझते हैं कि ये जो जाली ऑडियोज़ हैं ये कौन सामने ला रहा है? इसका मकसद तो ज़ाहिर बात है वाज़ेह है कि PTI को, इमरान खान साहब को टारगेट करना, लेकिन कौन कर रहा है ये? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि अपोजिशन ही ये
डीप फेक्स वगैरह, ये फेक ऑडियोज़ बना के इस्तेमाल कर रहे हैं डिफ्लेक्ट करने के लिए। जब एक तरफ महंगाई आ रही है, FIA बुला रही है, दूसरे दिन आपकी तस्वीरें निकल रही हैं कि वही शहबाज सलमान शहबाज जो किक बैक स्पेशलिस्ट है, सबको पता हुआ है, पाकिस्तान का मुजरिम है, भागा हुआ है, उसको उसका वालिद कह रहा है कि मुझे नहीं पता किधर है, फिर भी उसकी तस्वीरें निकल रही हैं कि अभी और टर्की में वो कोई खाना था, वहाँ प्रेसिडेंट एर्दोगान के साथ वो बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं और अवाम के साथ आप और नंगे होते जा रहे हैं, हर रोज़ ये ज़्यादा नंगे होते जा रहे हैं, तो उसका एक ही डिफ्लेक्शन है। खान साहब पे तो कभी कुछ कह ही नहीं सकते, उनको पता है कि अवाम उनको और मारेगी। तो उनने क्या सोचा कि जो भी करीब के आसपास हैं उनको हम किसी न किसी तरीके से टारगेट करें, क्योंकि आखिरी टारगेट तो फिर खान साहब या उनकी एहलिया या फर्स्ट लेडी बनती हैं। तो इन्हें यही सोचा कि बस ऐसे टारगेट करके ये फेक ऑडियोज़, फेक वीडियोज़ बना के हम आगे इनको करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें 2 दिन से पूरी कोशिश की है, लेकिन किसी ने माना ही नहीं है, मतलब बात ही नहीं उससे आगे चली। और जहाँ तक मलिक रियाज साहब की बात है, वो एक ईजी टारगेट है, ज़ाहिर बात है, वो हुकूमतों के करीब रहते हैं, तो इसलिए उनको एक टारगेट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, जुल्फी बुखारी से मलिक रियाज साहब ने तो वाकई साफ साफ तरदीद कर दी है इस जाली ऑडियो की, लेकिन नवाज लीग का जो टारगेट है वो जाहिर बात है बुशरा बीबी फरा साहिबा है। अच्छा, मरियम नवाज बार बार एक ही इल्ज़ाम लगाए जा रही हैं और आपने भी सुना होगा, और आज भी उन्होंने कहा है कि जी साबिका हुकूमत में बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना हुआ था। उनको बोलें जिस खातून ने कभी एक ज़िंदगी में एक दिन कोई काम नहीं किया हो, कोई मेहनत नहीं की हुई हो, उनको बोलें कि उनके पास सारे ज़राए हैं, उनके पास सारी एजेंसीज़ हैं, वो इस्तेमाल करें। और अगर उनको कोई भी चीज़ खान साहब या उनकी ज़ात पे निकले तो वो तो हुकूमत में है, वो कुछ करें, लेकिन उनसे कुछ निकलता नहीं है। तो टारगेट है खान साहब और बुशरा बीबी द फर्स्ट लेडी हैं, और इस्तेमाल किया गया है क्योंकि फरा उनके करीब है, तो उनको टारगेट उस तरीके से किया गया है। और हम फिर भी कहते हैं कि अगर आपके पास ये सारी गिमिक्स और ये फेक ऑडियोज़, ये चीज़ें तो एक तरफ, अगर आपके पास कोई कॉन्क्रीट चीज़ है उन पे, तो वो आगे ले आए। किसने रोका है आपको? आगे ले आए, कोर्ट्स में जाएं, FIA में जाएं, कोई अदालत में जाएं, कोई अवाम को एटलीस्ट कोई चीज़ दिखा दें फेक ऑडियोज़ बनाते हुए। और उस ऑडियो में भी वो नहीं है। मज़े की बात यह कि 2 सेकंड के लिए मान ले कि वो सही भी हो, उसमें भी फ़र्क नहीं है। तो मतलब है कि इसमें तो क्या बनती है ये समझ नहीं आ रही। तो इनकी हुकूमत है, इनको समझा दें कि होश में आ जाए। मुझे पता है आपके पापा की हुकूमत नहीं है, लेकिन आपके पापा के छोटे भाई की तो है, तो उनसे तो पूछ लें कि यहाँ से एक और मैसेज आता है जुल्फी बुखारी साहब कि अगर आप अपना दिमाग, अगर आप इक़्तिदार में आके अपना दिमाग नेगेटिव चीज़ों पे इस्तेमाल करेंगे, आपकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाएगी, मतलब फेक ऑडियोज़, फेक वीडियोज़, तो फिर जाहिर बात है फिर काम तो नहीं आप करेंगे। आप ये नेगेटिव जो अपनी एनर्जी वो नेगेटिव चीज़ों में लगा के चले जाएंगे वक्त ज़ाया करके। ये भी एक मैसेज जाता है। अच्छा, इमरान खान साहब जुल्फी बुखारी साहब अपनी तकरीर में इदारों के किरदार की बात कर रहे हैं। आपकी बुनियाद आपकी बात की गलत है, क्योंकि मरियम नवाज का तो दिमाग ही नहीं है, ये तो सबको पता है। मतलब ये तो वाजे होगी, वो तो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गई हैं कि वो ना कोई लीडर है, ना उनका कोई दिमाग है। जब भी वो टीवी पे एक दिन से ज़्यादा आती हैं, हमारे लिए कोई गोल कर जाती हैं, हमारे बेस्ट प्लेयर बन जाती हैं, क्योंकि वो कोई ना कोई ऐसी बोंगी मार जाती है जो PTI के फ़ायदे में हो जाती है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है? इमरान खान साहब जो तकारीर में इदारों के किरदार की बात करते हैं जुल्फी बुखारी साहब, तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट और दीगर अहम जो इदारे हैं उनका इस सिचुएशन में, सूरत हाल में क्या किरदार होना चाहिए और ये कितनी जल्दी होना चाहिए? मतलब इसमें ज़्यादा डिले क्या हमारा मुल्क मईशत बर्दाश्त कर पाएंगे? उनका एक ही किरदार होना चाहिए और वो है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की बेहतरी की क्या है, और बेहतरी तो दूर की बात है। इस वक्त एक ही चीज़ होनी चाहिए सारे इदारों पे, और वाज़े तौर पे कहता हूँ कि पाकिस्तान को कैसे बचाए इनके हाथों से। जो ये कर रहे हैं, ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मैशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। रुपया देख लें डॉलर के साथ किधर हैं, पेट्रोल देख लें, डीजल देख लें, बाहर मुल्कों में अपनी हैसियत देख लें इनके साथ। तो अगर इनको कुछ करना है, उनको खाली पाकिस्तान का सोचना चाहिए। और पाकिस्तान सर्टनली इन डाकुओं के टोले से एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी
जो पाकिस्तान के साथ हुआ था वो एक पॉलिटिकल अटैक था। अगेन लेट मी रिफ्रेज, एक फॉरेन पॉलिटिकल अटैक था। इस अटैक की दफ़ा सारे इदारों पे वाजे एक वाजिब होता है कि ये करें। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपने जैसा कि ठीक है, मेरे पास आखिरी 1.5 से 2 मिनट हैं। आपका एक लास्ट कमेंट भी चाहूँगी। जुल्फी साहब ज़रा मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा। आपने जैसे कि जिक्र किया कि किस तरह पाकिस्तान पे इंटरनेशनली का अटैक किया गया, तो अमेरिका का असर और सुख दुनिया में आपको पता है बहुत ज़्यादा है। तो अगर तहरीक इंसाफ अवाम की ताकत से दोबारा आ जाती है जुल्फी साहब, तो अमेरिका, IMF, वर्ल्ड बैंक, FATF के ज़रिए पाकिस्तान पर क्या शदीद दबाव दोबारा नहीं डाला जा सकता, दोबारा प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा? तो फिर पाकिस्तान जैसा मुआशी लिहाज से कमज़ोर मुल्क, मतलब मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि मुआशी लिहाज से कमज़ोर हैं अभी हम, तो हम कैसे मुकाबला करेंगे फिर मुश्किल हालात का? क्योंकि इमरान खान साहब तो सर मत्थे से दुखते होंगे, अमेरिका को भी और वर्ल्ड बैंक, FATF, IMF, जिसकी मैं बात करूं। हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है, और क्योंकि मैं भी पूरी ज़िंदगी बाहर भी रह चुका हूँ, जब आप अपने मौक़िफ़ पे खड़े हो जाते हैं, मुल्क आपकी इज़्ज़त करते हैं इस चीज़ पे। लेकिन जब उनको पता है कि अगर उनके मौक़िफ़ के साथ आपका मौक़िफ़ नहीं मिल रहा, और उनको पता है कि उस मुल्क में एक वायबल कमोडिटी है, तो वो आपको साइड पे करके उसकी तरफ रुजू कर लेते हैं, जैसे कि उन्होंने किया। लेकिन जब वो देखते हैं कि अगर आप इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब हम आएंगे एक बड़ी अक्सरियत से, तो हम किसी मुल्क के कोई दुश्मन नहीं है या किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है। हमारी एक पॉलिसी है, उनकी एक पॉलिसी है। अब हमारा काम है कि जब इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा आएँ तो उनको बैठ के समझाएं कि हमारे मुल्क लिए ये चीज़ें 1 2 3 हमारे लिए बेहतर हैं। उनके मुल्क में भी चेंजेस आएंगे, हमारे मुल्क में भी इंशाल्लाह बहुत जल्द चेंज वापस आ जाएगी, उनके मुल्क में भी नवंबर तक चेंजेस आएंगी। तो ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली हमें हैंडल करनी होगी। लेकिन हमने सिर्फ एक चीज़ मौका जो हमने पहले दिन से रखा होता है, चाहे बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसके साथ खान साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, कि सिर्फ हमने मौका रखना है कि हमारी आवाम और हमारा मुल्क पहले आता है, आपकी मुफाद बाद में आती है, पहले हमारा मुल्क आता है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि पहले आपकी मुफाद पहले आए, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप PPP की गवर्नमेंट निकाल के देख लें, नून की गवर्नमेंट निकाल के देख लें, उनको अपने लोगों की जानों की भी परवाह नहीं थी। ड्रोन्स में हर चीज़ कहते हैं कि आप परवाह, ज़रदारी के एग्जैक्ट अल्फाज थे कि आप परवाह क्यों करते हैं, इतने डरते क्यों करें आप ड्रोन अटैक, क्यों आप इतना डरते हैं? मतलब ये इनके अल्फाज थे उनके साथ। तो लेकिन हमने रिलेशनशिप बिल्कुल रीसेट करनी है एक मैच्योर गवर्नमेंट की तरह, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनके मफाद हमारे मफाद से ऊपर रखें। ठीक है जी, जुल्फी बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।